मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसमें हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। तो अब तक हमने पहले पढ़ा था कि रोटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी क्या कि जिसका शेप साइज चेंज ना हो। कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगे, बाहर से कोई फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स लगे। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से मैं लगाऊंगा तो इस बॉडी का शेप साइज चेंज ना हो, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस बॉडी को मैं क्या बोल सकता हूं? रिजिड बॉडी। बट हमें पता है कि कोई बॉडी भी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, लेकिन वो कुछ लिमिट तक रिजिड है, कुछ ही लिमिट तक रिजिड है ना। जैसे मैंने एक आयरन पीस लिया, ठीक है। अब मैं उसे आयरन पीस को, ये आयरन पीस को अब मैं हाथ से दबाऊंगा तो वो रिजिड है, लेकिन इसी आयरन पीस को मैं एक मशीन के बीच में रख के कंप्रेस करूंगा, दबाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मतलब उसकी रिजिडिटी चली गई वहां से। तो कुछ फोर्स तक वो रिजिड है। जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स रिजिडिटी उसकी तोड़ दे, जब वो डिफॉर्म होने लगे, तब उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। जिस फोर्स की वजह से बॉडी डिफॉर्म हो जा रही है, ठीक है। मतलब रिजिड बॉडी की भी अपनी एक लिमिट है कि इस फोर्स तक वो रिजिड रहेगी, उसके बाद वो रिजिड नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए अब हमने इसके पहले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग जैसे है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग को मैं नीचे की तरफ खींचूंगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही थी। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे की तरफ खींचा तो इसको ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही थी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये स्प्रिंग है, इसे मैं अंदर की तरफ कंप्रेस करूंगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ दे रहा हूं, तब क्या कर रहा है? जैसे स्प्रिंग थी, अब मैं इसे अंदर की तरफ दबा रहा हूं, तो ठीक है। तो स्प्रिंग कहां की तरफ फोर्स लगा रही थी? रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हम सॉलिड को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारे पास बॉडी है, आपस में से स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसा समझ लो कि आपस में ऐसे एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये बगल वाले के साथ जुड़े हैं, ठीक है। नहीं तो फिर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से समझ लो। इस तरीके से अब क्या कर रहा हूं? जैसे मैं इसमें से एक बी, जैसे मैंने इसे फोर्स लगाया, मान लो इसे खींच रहा हूं बाहर की तरफ, ऐसे फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा हूं, तो क्या कर रहा है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा तो वैसे क्या होगा? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसे अंदर की तरफ खींचेंगे, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगी, एफ आर, ये एफ आर इसे अंदर की तरफ खींचने, रिजल्टेंट कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। जैसे मैं इसे बाहर खींचूं
वैसे रिजल्टेंट अंदर की तरफ आएगा। मान लो मैं इसे अंदर की तरफ दबाऊंगा F एक्सटर्नल, तब क्या होगा कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस घटेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी Fr, यहाँ पे बाहर की तरफ लगेगी Fr, मतलब रिजल्टेंट तुम्हारा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट क्यों हो रही है? एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैंने उन्हें डिस्टर्ब किया, मतलब अपनी मीन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एटॉमिक डिस्टेंस पे है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो फिक्स था उससे मैंने डिस्टर्ब किया, उसे बाहर की तरफ लेके गया तो अंदर जाना चाह रहे हैं, अंदर की तरफ उन्हें पुश किया तो वो बाहर आना चाह रहे हैं। मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स बाहर आ रही है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी क्यों आई? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो अपना शेप वापस गेन करना चाह रही है, रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को खींचा मैंने, अभी डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने हटा दी, स्प्रिंग छोटी थी अब वो लंबी हो गई, स्ट्रेच हो गई थी, जैसे मैंने इसे नीचे की फोर्स तक लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे लगाई, डिफॉर्मिंग जैसे ही फोर्स मैंने नीचे लगाई तो वो लंबी हो गई, थोड़ी स्प्रिंग यहां से यहां तक आ गई, जैसे मैंने इसे हटाई वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में चली गई, ओरिजिनल शेप में चली गई। ठीक है, जैसे मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है, वो छोटी हो गई, यहां तक छोटी हो गई, फिर जैसे ही मैंने उसे हटाया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वापस आ गई। तो मतलब इस बिहेवियर को क्या बोल रहा हूं मैं? इस बिहेवियर को बोला जाता है इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इलास्टिसिटी आ क्यों रही है? इलास्टिसिटी कैसे जनरेट हो रही है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, जो अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स बाहर आ रहा है उस वजह से इलास्टिसिटी आ रही है। ठीक है, तब इलास्टिसिटी समझते हैं। इलास्टिसिटी नाम सुन के तो सिर्फ वही याद आता है, इलास्टिक रबर। ठीक है ना। अब इलास्टिसिटी में तुम्हें दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एक आता है स्टील ले लो, कोई भी मेटल, हाँ स्टील ले लो, चलो स्टील की स्केल ले लो, स्टील ले लिया, फिर हम एक रबर ले लेते हैं, हाँ स्टील और रबर। अब दोनों में से इलास्टिक कौन है? किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? जैसे स्प्रिंग है, सॉरी स्टील है, स्टील को मैं जैसे बैंड करूंगा, ठीक है, स्टील एक तो बैंड होना नहीं चाहता है, ठीक है, जिसकी जो कम बैंड होना चाहता हो, जो कम अपोज कर रहा हो एक्सटर्नल फोर्स को, मतलब अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, जिसकी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है वो मोर इलास्टिक है। किसकी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है? स्टील की। कैसे? जो स्टील की पट्टी है, स्टील की स्केल है, अब मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल कंपेयर टू ये रबर, ये एक रबर है, इसे मैंने फोर्स लगाई बाहर की तरफ, तो ये जल्दी स्ट्रेच हो जाएगी, जल्दी लंबी हो जाएगी। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कम है, ये अपोज कम कर रहा है, ये अपोज कम कर रहा है, लेकिन ये अपोज ज्यादा कर रहा है। ठीक है, ये जल्दी मुड़ेगा नहीं, ये जल्दी मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, इस केस के हिसाब से स्टील जो है वो मोर इलास्टिक है। स्टील कैसा है? मोर इलास्टिक देन रबर। समझ में आई बात है? चलिए, इलास्टिसिटी समझ लिया। अब एनसीईआरटी बुक में दिया है ये ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये है आर नॉट, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब देख सकते हैं यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव। यहां पे कैसी है पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव। इस रीजन में नेगेटिव है। अब कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है? जब वो मिनिमम एनर्जी में हो,
ये इसकी मिनिमम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब इस पॉइंट पे वो स्टेबल है। ये डिस्टेंस है r0, सबसे स्टेबल डिस्टेंस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे है। जो नॉर्मल कंडीशंस पे एटम्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो इस कंडीशंस पे इतने डिस्टेंस पे है, एटॉमिक डिस्टेंस ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं इनके बीच का डिस्टेंस कम कर रहा हूं, कम करना मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस, मान लो मैंने इसे अंदर की तरफ धक्का देने लगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। जैसे इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, वैसे ही क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी वो बढ़ने लगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी मतलब वो क्या करने लगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी तो वो अपोज करने लगा, मतलब बाहर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स आने लगी, Fr। जैसे मैंने अंदर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स दी तो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं बाहर की तरफ एक कंडीशन दे रहा हूं, बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, वैसे अगेन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या ट्राई करेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटाने की, टू अपोज द एक्सटर्नल फोर्स, टू अपोज द चेंजेस, ठीक है। अब क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ जनरेट होगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जैसे तुम एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस, आपने अंदर धक्का दे दिया था तो वापस वो बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा, आपने इसे बाहर खींच लिया था तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब वो कुछ भी करके जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे वैसे ही वो जाके अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाएगा। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। अब मीन पोजीशन पे आने के बाद क्या होगा, मीन पोजीशन पे आ गया, अपना स्टेबल हो गया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी, ठीक है। इस पर से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बोलूं कि जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये स्टील है, ठीक है, स्टील की स्केल। अब इसे मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, थोड़ा मैंने बैंड कर दिया ऐसे, कंपेयर टू रबर वो स्पीड में आ जाएगा वापस, इलास्टिसिटी ज्यादा है कंपेयर टू रबर। लेकिन इसे मैंने बहुत ज्यादा ऐसा कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज्यादा लगा दी, तब क्या होगा कि ये बैंड हो जाएगा। मतलब इनकी भी एक लिमिट है कि कुछ लिमिट तक ही ये इलास्टिक बिहेवियर रखते हैं, मतलब नहीं तो उसके बाद में कुछ परमानेंट एरर आ जाते हैं, ठीक है, उनमें कुछ नहीं कुछ परमानेंट एरर आ जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो लिमिट हमने सीख ली। अब आता है आगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? अब स्ट्रेस को आप इस हिसाब से समझ सकते हो, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मैं अभी, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये एक पाइप है या कुछ भी है, रॉड है, ठीक है। अब मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे, इसे मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। जैसे मैंने इसे बाहर की तरफ फोर्स लगाया, अंदर से खींचा आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। मतलब इसकी सरफेस पे, ये जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ पे पीछे, ये सरफेस के बीच में खिंचाव आ रहा है कि पूरी की पूरी सरफेस आगे की तरफ जा रही है। मतलब सारे सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। यहां से जितनी भी सरफेसेस हैं, सब सरफेस के बीच में धीमे धीमे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इस वजह से एक
खिंचाव बन रहा है अंदर, एक स्ट्रेस बन रहा है, इस चीज को बोलेंगे हम स्ट्रेस। स्ट्रेस को ऐसे डिनोटेड किया जाता है सिग्मा, इसे बोला जाता है F बाय ए। कौन सा F? F रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन ए। ये है एक्सटर्नल फोर्स, अंदर की तरफ है रिस्टोरिंग फोर्स Fr। ठीक है, यहां पे कौन सा फोर्स आएगा? रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। जब मैं ये कब आएगा? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इसे मैंने खींचा, अब खींचने के बाद उसको रुक गया है वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इस कंडीशन पे क्या होगा? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सटर्नल रख सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन स्ट्रेस के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ही काउंट किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो डिंग 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 डिंग, इतनी बातें समझ में आ गई स्ट्रेस। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस देख लेते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस कितने हैं? पहला आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर दो स्ट्रेस है, एक टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, एक सेकंड है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है बेटा? मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। जब जब फोर्स की बात होगी तो क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अभी डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, अभी क्या हो गया? थोड़ा सा लंबा हो गया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो क्या होगा? यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू F बाय ए होगा। टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल है। अब लॉन्गिस में क्या हो रहा है कि इस वजह से ये कैसा है? पैरेलल टू लेंथ है। पैरेलल टू लेंथ है। ठीक है, सेकंड चीज है causes increase in length। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है। और कैसा है? एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो F R आएगा यहाँ पे, सिग्मा F R अपॉन ए रिस्टोरिंग फोर्स। तो कैसी है? अंदर की तरफ, मतलब अट्रैक्टिव है। रिस्टोरिंग फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव, अंदर की तरफ है, अट्रैक्टिव है। सेकंड, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। ठीक है, आपस में अंदर की तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ फोर्स लगाई तो ये थोड़ा छोटा होगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी अंदर की तरफ चला गया। अब क्या हो रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। ठीक है, तो सिग्मा क्या होगा? F R बाय ए। ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, F R बाय ए, यहाँ पे भी F R बाय ए। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स रिपल्सिव होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करके बाहर की तरफ भागने की ट्राई करें, मतलब होगी रिपल्सिव। क्या होगी? रिपल्सिव। ये भी फोर्स होगी पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ। सेकंड बात ये कर रहे हैं कि इसकी वजह से कॉजेस डिक्रीज इन लेंथ। लेंथ एंड वॉल्यूम, यहां में भी आएगा कॉजेस इंक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम। इसकी वजह से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, इस वजह से लेंथ घट रही है एंड वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, चलिए
आगे बाकी के स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। सेकंड आता है, पहला हमने सीखा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। सेकंड आता है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, ये एक बॉडी का वॉल्यूम है, अब मैंने इसे बाहर की तरफ से फोर्स दी है, मान लो ये बलून था, ठीक है, ये बलून को मैंने पानी के अंदर रख दिया, पानी के अंदर जैसे जैसे नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है, पानी के अंदर जैसे जैसे नीचे लेके जाऊंगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से वो वॉल्यूम का साइज, बलून का साइज कम होगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद उसका साइज घटने लगेगा, ऐसे ऐसे घट जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम। तो अंदर की तरफ है प्रेशर पी नॉट और बाहर की पी इनसाइड, पी नॉट बोलो, पी इनसाइड बोलो, और बाहर की तरफ है प्रेशर पी आउटसाइड, ऐसे बोल दो, ठीक है, आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। जस्ट थिंक अबाउट, खुद से सोचो, ठीक है। अब क्या होगा, स्ट्रेस आएगा तो इसे भी बोलेंगे सिग्मा F बाय A, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, बाहर से फोर्स अंदर की तरफ दबा रहा है, ये अंदर की तरफ दबा रहा है। प्रेशर के बारे में खुद से समझना, मैं फोर्स बता रहा हूं पहले, ठीक है। ये बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है प्रेशर की वजह से, यहां से भी एक्सटर्नल फोर्स, सभी जगह से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बलून को नीचे लेके गया, यहाँ पे लेके गया, थोड़ा छोटा हुआ, और नीचे लेके गया और छोटा हुआ, और नीचे लेके जा रहा हूं और छोटा हो गया, जिस जगह पे लेके जा रहा हूं वहां छोटा हो चुका है, ठीक है, वो छोटा हो चुका है, लेकिन अब वो उसका शेप तो नहीं चेंज हो रहा है ना, जिस जगह पे है वहां पे तो वो इक्विलिब्रियम पे है ना, जब इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है मतलब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F रिस्टोरिंग, यही तो मैंने अभी बताया था ना, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F रिस्टोरिंग, मतलब इस जगह पे भी क्या होगा, बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स सेम होगा, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, F बाय A, F रिस्टोरिंग। अब इसे मैं बोल सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा P, बाहर का प्रेशर ज्यादा था, अंदर का प्रेशर कम था, बाहर के प्रेशर ज्यादा था तो उसने उसे दबा दिया, तो चेंज इन प्रेशर आ गया डेल्टा P माइनस, ठीक है, कि अंदर का प्रेशर ज्यादा था, बाहर का प्रेशर कम था। चलिए अब आता है सेकंड, थर्ड, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, जैसे मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी पे मैं ऐसे फोर्स दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, ऐसे मैंने फोर्स दिया, ठीक है, यहां पे मैंने फोर्स दी, अभी फोर्स देने की वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे था लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बुक में एक अच्छा सा एग्जांपल दिया उन्होंने, बोला एक बुक लो, बुक के ऊपर से थोड़ा दबा दो, ठीक है, बुक लो और बुक को ऊपर से थोड़ा सा ऐसे रख के उसे धक्का दो तो वो टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ी ऊपर गई कुछ पेजेस, कितना एंगल, थीटा एंगल, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस किसी भी सिग्मा, अभी क्या होगा, मैंने यहां पे फोर्स दी, ठीक है, एरिया पे F बाय A, सभी जगह का यूनिट क्या आएगा, सिग्मा का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट हो गया। अब यहां पे बात कर रहे थे अंदर का प्रेशर जब बाहर का प्रेशर, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है,
इन केस बाहर का प्रेशर ज्यादा है, जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी अभी यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है एंड बाहर भी प्रेशर है, ठीक है। अब दोनों प्रेशर बराबर है, दोनों प्रेशर बराबर है, तो मेरी बॉडी के अंदर से कुछ बाहर नहीं जा रहा है, बाहर से मेरी बॉडी के अंदर कुछ जबरदस्ती अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरी बॉडी ऐसे तो नहीं पचक जा रही है। जैसे बलून था, हवे में था, हवे में था, हवे में था, तो क्या इनसाइड प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू बाहर, ठीक है। यहाँ पे है इनसाइड प्रेशर, इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। अब इनसाइड में से है ना हवा बाहर आना चाहती थी, अंदर से हवा बाहर आना चाहती थी। अब क्या हुआ कि यहाँ प्रेशर कम था, जैसे जैसे मैं पानी में लेके गया, जैसे जैसे मैं पानी में लेके गया, पानी की वजह से आसपास का प्रेशर बढ़ गया। पहले ये बलून हवा में था, एयर में था, यहाँ पे मैंने हाथ में लिया था, तब बाहर का प्रेशर कम था, ठीक है, बाहर का प्रेशर कम था तो इसकी साइज इतनी बड़ी थी, ठीक है। जैसे जैसे बाहर का प्रेशर बढ़ने लगा, बाहर का प्रेशर बढ़ गया, बहुत बड़ा होने लगा और बड़ा हो गया, तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा। इनसाइड अभी भी स्टील ज्यादा है, इनसाइड हमेशा ज्यादा है, आउटसाइड कम है, ठीक है। अब जैसे जैसे आउटसाइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा, P इनसाइड इज इक्वल टू P आउटसाइड हो जाएगा। जैसे दोनों बराबर हो जाएंगे, वो तो बलून बेचारा चपक जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेशर बराबर हो गए, मतलब एक एयर जो है, एयर एकदम नजीक से नजीक आ जाएगी, जितनी हो सके नजीक आ सके उतनी नजीक आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बातें? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे स्ट्रेस की बातें खत्म होती है। एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक और आता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं वर्ड यूज हो जाता है क्वेश्चन में। नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये बॉडी, एक बॉडी, इस बॉडी पे ऊपर से लगी फोर्स F, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगी F, ये फोर्स है वो ऊपर के एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर है। F जो है वो नीचे जो एरिया है उसके वो क्या है, परपेंडिकुलर F, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी जो बनेगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। तो इस टाइम पे जो स्ट्रेस बन रहा है इसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोला जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए, यहाँ पे स्ट्रेस की बातें खत्म होती है। अभी तक हमने देख लिया है कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इलास्टिसिटी आई, इलास्टिसिटी की वजह से क्या जनरेट हुआ, डिफॉर्म फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट हुआ। जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट हुआ, मेरे दिमाग का स्ट्रेस है ना। अब स्ट्रेस जनरेट हुआ, अब स्ट्रेस के बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन, अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन होता है चेंज्ड डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज्ड डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मैं बॉडी पे, जैसे इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाई तो ये थोड़ा लंबा हो गया, इसका डायमेंशन, पहले लाइन थी इसकी L, अब थोड़ी डेल्टा L जितनी बढ़ गई। क्यों बढ़ी है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। क्यों बढ़ी है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। अब ये थोड़ा लंबा हो गया फोर्स की वजह से, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। तो चेंजेस कितना आया, डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। अब ये आता है स्ट्रेन है वो यूनिट लेस है, उसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम,
चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेन है उसे ऐसे डिनोटेट किया जाता है ई से, स्ट्रेन को कैसे डिनोटेट किया जाता है ई से। चलिए 3 टाइप के स्ट्रेस देखे थे, 3 टाइप के स्ट्रेन आएंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्ट्रेन पहली आती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब ये बॉडी, इस बॉडी को हम आगे खींचेगा, आगे खींचा, ये बॉडी हो गई थोड़ी लंबी, ऐसी लंबी हो गई, ऐसी लंबी हो गई, कितनी लंबी हुई डेल्टा एल, डेल्टा एल, और पहले कितनी थी एल। तो चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो यहां पे क्या आएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। सेकंड आएगा इसी तरीके से दूसरा ये भी आ सकता है, इसे मैंने बाहर की तरफ से फोर्स दिया, ये थोड़ा छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया डेल्टा एल, पहले था एल, अभी हो गया डेल्टा एल। तब यहां पे कैसा आएगा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल आएगा, लेकिन यहां पे डेल्टा एल की वैल्यू कैसी लेनी होगी पॉजिटिव। यहां पे इस तरीके से यहां पे हम माइनस साइन लगा सकते हैं, जब कॉम्प्रेसिव आएगा तो हम यहाँ पे स्ट्रेन में हम माइनस साइन लगा सकते हैं, माइनस साइन लगा के समझो, या फिर इसे हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये केस की काम तो बहुत कम आएगा, ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसी केसेस से आएंगे। अब सेकंड आता है वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, बॉडी का वॉल्यूम इतना था, बाहर का प्रेशर आउटसाइड, बाहर के प्रेशर की वजह से, बाहर का प्रेशर नहीं था, हाँ अब बाहर का प्रेशर नहीं था, बाहर का प्रेशर मान लो अभी एयर का प्रेशर है, बाहर कोई प्रेशर नहीं था, नॉर्मल 1 प्रेशर था, तब तक ये बॉडी का शेप इतना था, ठीक है, इतनी बड़ी थी। अब बाहर जैसे ही प्रेशर बढ़ा, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने प्रेशर, बाहर से धक्का देने लगी, तो क्या हो रहा है सब जगह से फोर्स लगने लगी, ऐसे 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 ऐसे, यहां से हर जगह से फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये यहाँ पे फोर्स, ठीक है। तब ये क्या होगा, इसकी साइज थोड़ी छोटी हो गई रे बाबा, थोड़ी छोटी, अब ये थोड़ा छोटा हो गया, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, डेल्टा पहले वॉल्यूम v था, अब डेल्टा v का जितना कम हो गया, कितना हो गया v माइनस डेल्टा v, वॉल्यूम कम हो गया, तो यहां पे स्ट्रेन आएगा डेल्टा v अपॉन v। डेल्टा v क्या होगा, जहां ये लेंथ थी तो लेंथ भी कैसे थी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लेंथ ज्यादा है, इनिशियल लेंथ कम है, फाइनल लेंथ क्या है यहाँ पे L प्लस डेल्टा L, और इनिशियल क्या थी माइनस L, तो बचा हुआ पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे भी बढ़ रहा था तो पॉजिटिव, यहाँ पे घट रहा है तो नेगेटिव, यहाँ पे भी वॉल्यूम घट रहा है, मतलब डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। जैसे यहाँ पे डेल्टा L नेगेटिव आने वाला, डेल्टा L कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पे पहले L था, अभी L माइनस डेल्टा L, अभी कितना बचा है L माइनस डेल्टा L, कितना, तो इसमें से इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आने वाली, लेकिन मुझे इलास्टिक स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया आगे, और यहाँ पे भी कैसे आएगा आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा v अपॉन v, लेकिन माइनस। थर्ड आता है शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन,
शियरिंग स्ट्रेन में क्या होगा, ऐसे था, अब इसे मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, कितना एंगल, मान लो 5 थीटा ले लो, थीटा, ये इसकी लेंथ थी L, ये चेंज हुआ डेल्टा x, तो यहां पे आएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन एल, डेल्टा x अपॉन एल, डेल्टा x अपॉन एल। क्या डेल्टा x अपॉन एल, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, तो यहां भी ये क्या tan फाई हो रहा है, tan थीटा हो रहा है, tan थीटा। इन केस ये वाले केस की बात कर रहा हूं, वेयर x डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा सा चेंजेस हुआ है, ये जो चेंजेस हुआ है मान लो बहुत छोटा सा चेंजेस हुआ है, ठीक है, बहुत छोटा सा चेंजेस हुआ है। अब इस छोटे से चेंजेस के लिए क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा बहुत छोटा होता है ना, जैसे डेल्टा x बहुत छोटा होगा, डेल्टा x बहुत छोटा, तो थीटा भी बहुत छोटा होगा। फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, दो कंडीशन याद रखना, जब स्मॉल थीटा होगा तो tan थीटा भी थीटा होगा, एंड sin थीटा इज इक्वल टू भी थीटा ले लेते हैं, मतलब E इज इक्वल टू थीटा आ गया। सब के सब यूनिट लेस है, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, थीटा, सारे के सारे कैसे हैं, लेंथ अपॉन लेंथ, यूनिट लेस, कैसे हैं, यूनिट लेस। यहां पे स्ट्रेन की बातें खत्म हो गई, ठीक है, स्ट्रेन की बातें खत्म हो गई। अब तक हमने देख लिया, इलास्टिक देखा, इलास्टिक क्यों है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, वो देखा, फिर देखा स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स जो आ रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्ट्रेस बन रहा था। इसके बाद देखा स्ट्रेन आया कि कुछ डायमेंशन चेंज हो रहा है, चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसे हमने बोल दिया स्ट्रेन। फिर बाद में एक चीजें देखी गई, जैसे कि ये बॉडी है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाए, ये थोड़ा लंबा होगा, ये थोड़ा लंबा हुआ, फोर्स लगाई, मैंने फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई, और लंबा हुआ, पहले इतना लंबा हुआ, अब इतना लंबा हुआ, मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ी। रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ना मतलब Fr बढ़ेगा, उसी हिसाब से स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स मैंने बढ़ाई वैसे वैसे डेल्टा एल बढ़ रहा था, चेंज डायमेंशन बढ़ रहा था, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेन भी बढ़ रहा था, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाई वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ा, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल फोर्स जैसे बढ़ाया वैसे ही उसी तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा, Fr बढ़ा, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ी तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा,
रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ने की वजह से स्ट्रेस बढ़ा, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ने की वजह से स्ट्रेन बढ़ा। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा उसी तरीके से स्ट्रेन बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए मैंने कुछ कांस्टेंट रख दिया, ई स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ग्राफ में देखें, जैसे हम ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है। तो शुरुआत के कुछ टाइम तक, कुछ लिमिट तक ये दोनों सेम है, मतलब दोनों सेम, मतलब दोनों एक प्रोपोर्शनलिटी में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सेम नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन है, स्लिप ऑफ टनल यहां से लेके यहां तक, उसके आगे ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसा है, ठीक है, ये उसकी लिमिट है, यहां तक वो स्ट्रेट है। मतलब कुछ टाइम तक उसे फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स दूंगा, तब तक वो, जैसा मैंने, मतलब स्प्रिंग थी, ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को मैं कुछ फोर्स दूंगा तब तक वो इलास्टिक बिहेवियर करेगी, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स दे दिया तो वो इलास्टिक बिहेवियर पहले से उसका बदल जाएगा, मतलब उसमें वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। ये इस पॉइंट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। चलिए अब टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लेते हैं। इस लॉ को बोला जाता है, ये इसे हुक लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हुक लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे जैसे मैंने फोर्स दिया वैसे वैसे उसकी लेंथ बढ़ी, एक्सटर्नल फोर्स दिया वैसे वैसे लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने की वजह से स्ट्रेस बढ़ा एंड स्ट्रेन बढ़ा। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। अब टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला आता है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, मैंने बॉडी ली, इसे फोर्स दिया, थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है, फोर्स देने पे थोड़ी लंबी हो गई। कितनी लंबी हुई? डेल्टा एल। कितने एरिया पे फोर्स दिया था? ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ओरिजिनल पहले लेंथ कितनी थी? एल। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसे y से बताया गया, ठीक है। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? F बाय ए, स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। एल ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, F अपॉन ए डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस। सेकंड आता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस कैसा आएगा? ये बॉडी का वॉल्यूम था, बाहर का प्रेशर पहले था 1, तब तक कितना था? P इनसाइड का प्रेशर, इसका वॉल्यूम था V,
ठीक है। अब कैसे होगा, जैसे मैंने बाहर का प्रेशर P आउटसाइड कर दिया, बाहर का प्रेशर कुछ बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम घट के थोड़ा छोटा हो गया, अंदर का वॉल्यूम थोड़ा छोटा हो गया। अब अंदर का वॉल्यूम कितना हो गया, प्रेशर इनसाइड ही है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, V माइनस V डेल्टा V जितना घट गया वॉल्यूम। ठीक है। अब क्या होगा, इसके बारे में लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस B स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था, F बाय ए को हमने क्या निकाला था, डायरेक्टली डेल्टा P निकाला था, डेल्टा P। और स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन था डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V, लेकिन कैसा था, नेगेटिव, V ऊपर चला गया, V डेल्टा P बाय डेल्टा V, वो भी नेगेटिव। इसे बोला जाता है बल्क मॉड्यूलस। अब एक दूसरी बात आती है कि एक और नाम आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी 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 मतलब 1/बल्क मॉड्यूलस, 1/बल्क मॉड्यूलस। इसका उल्टा कर दो, डेल्टा V बाय P डेल्टा P V, लेकिन है माइनस। ठीक है, इसे बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब थर्ड आता है शियर मॉड्यूलस। यह बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये बॉडी है, इसे मैंने फोर्स देने के बाद थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। कितना एंगल टेढ़ा हुआ, थीटा। ये था L, ये था डेल्टा X। तब शियर मॉड्यूलस को डिनोटेट किया जाता है ईटा से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां पे स्ट्रेस कितना हमने निकाला था, F बाय ए, यहां पे फोर्स लगा था और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन कितना आया था, स्ट्रेन की वैल्यू 3 हमने निकाली थी, डेल्टा X बाय L निकाला था एक बार, डेल्टा X बाय L निकाला था, फिर बाद में tan थीटा निकाला था, उसमें हमने थीटा ले लिया था, तो नीचे थीटा, तो ईटा इज इक्वल टू F थीटा E। शियर मॉड्यूलस, ये रहा बल्क मॉड्यूलस। आज के लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। अब मैंने एक काम किया, मैंने एक बॉडी ली, ऐसी बड़ी बॉडी थी, इतनी बड़ी बॉडी, जिसका डायामीटर था D और लेंथ थी L। ठीक है, अब मैंने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, तब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि ये थोड़ा पतला हो गया और लंबा हो गया। एक साइड लेंथ तो बढ़ी, लेकिन उसका
जो डायामीटर था, डायामीटर थोड़ा कम हो गया, मतलब अब स्मॉल डी हम बोल रहे हैं। जो लेंथ थी इतनी थी, पहले एल थी, अब वो डेल्टा एल बड़ी हो गई है। ठीक है, दो चीजें हो रही है, एक डायामीटर में भी चेंजेस हो रहा है, एक लेंथ में भी चेंजेस हो रहा है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है कि दो स्ट्रेन का रेशियो है, यूनिटलेस है। ठीक है, दो स्ट्रेन का रेशियो है, एक आता है लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। ये टेंसाइल स्ट्रेन, लंबा होने वाला। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन में हम पहले कितना था D, अभी कितना है D, तो D बाय D लिया गया आफ्टर बिफोर डेल्टा L बाय L। तो क्या आया, L ऊपर चला गया, D नीचे आ गया, DL अपॉन D डेल्टा L। ये क्या है, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई हो, और फिर अब मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।